अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल है, मुश्किल की इसमें कोई भी बात नहीं है। इसलिए लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कन्फ्लिक्ट को कि कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ कन्फ्लिक्ट के टाइप्स है जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट देखते हैं। ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी तरह से कन्फ्लिक्ट के हमारे साथ जितनी भी काजेज़ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट को जो है डिटेल के साथ इसकी वजाहत करेंगे। और आखिर में हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस पर जो है आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कन्फ्लिक्ट से। व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सिंपल अल्फाज में अगर कन्फ्लिक्ट की मैं आपको डिफिनीशन करूं, कन्फ्लिक्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो कन्फ्लिक्ट की लफ्ज़ी मानी क्या है? कन्फ्लिक्ट की लफ्ज़ी मानी तनाज़े को कहते हैं, कशीदगी को कहते हैं, ठीक है, ना इत्तेफाकी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं जो कि आपस में जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम के लिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो प्रॉब्लम जो है इन दोनों से रिलेटेड है। तो दोनों जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा इस तरह से सलूशन निकल आए जिससे दोनों जो है क्या हो, सेटिस्फाई हो, दोनों को जो है फ़ायदा पहुँचे और नुकसान जो है दोनों को ना हो। तो ऐसे में जब वो सलूशन निकालते हैं तो उनके पास ऐसे सलूशन आते हैं जिससे एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा, या एक जो है वो उस बात पर एग्री होता है और दूसरा जो है उस बात पर डिसएग्री होता है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें दो लोगों के दरमियान जो है कोई ऐसी बात आ जाए जिसकी वजह से उस बात की वजह से उन दोनों के दरमियान जो है कशीदगी पैदा हो जाए, उन दोनों के दरमियान जो है वो बात जो है तनाज़ा का शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की जो डिफिनीशन की गई है, कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज द कंसिक्वेंस ऑफ रियल और परसीव डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल, वैल्यूज़, आइडियाज़, attitudes, belief, feelings or actions. Conflict is dynamic. It can be positive or negative, healthy or dysfunctional. ठीक है, कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? कन्फ्लिक्ट ये हमारे साथ ऐसे वजूहात का पैदा हो जाना जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान जो गोल्स थे, उनके जो म्यूचुअल बाहमी गोल्स थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, उनके जो आइडियाज़ थे, जो ख्यालात थे, इसी तरह से उनके जो एटीट्यूड, बिलीफ, फीलिंग्स और एक्शन थे, उसमें डिफरेंस आ जाए, उसमें फ़र्क जो है वो पैदा हो जाए, उसमें जो है तनाज़ा, उसमें जो है कशीदगी आ जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसी तरह से जो कन्फ्लिक्ट है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये है कि टाइम के साथ साथ ये ख़ुद ब खुद ये कशीदगियाँ जो है ख़त्म हो जाती है, लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि दोनों पार्टीज़ जो है वो कशीदगियों को ख़त्म करना चाहते हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर कशीदगियाँ जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, कशीदगियों को ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ के जो है ये विल हो कि वो कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हो। ठीक है, तो तभी कशीदगियाँ जो है टाइम के साथ साथ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसी तरह से इसकी हमारे साथ पॉजिटिव असरात भी होते हैं और नेगेटिव असरात भी होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर किसी
चीज़ पर जब आप एतराज़ करते हैं तो वो जो है उस सिचुएशन के लिहाज से हेल्दी साबित होती है, ठीक है, मतलब मुफीद साबित होती है। और कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहाँ पर अगर आप जो है एतराज़ करते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेने लगती है। तो इसी तरह से कन्फ्लिक्ट के हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी है और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी है, हेल्दी भी होते हैं और डिसफंक्शनल भी होते हैं। कन्फ्लिक्ट कैन बी कैटेगराइज एज, अब हमारे साथ कन्फ्लिक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, जिसमें हमारे साथ पहले नंबर पर इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट है। इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि मेरे और आपके दरमियान में एक बात जो है वो छिड़ गई है, तो उस बात की वजह से हम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें कशीदगी पैदा हो गई, ठीक है, मतलब दो लोगों के दरमियान किसी बात पर अगर कशीदगी पैदा होती है, तनाज़ा जो है वो पैदा होता है, तो इसको हम इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट कहेंगे। इसी तरह से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी बात पर अगर कशीदगी पैदा होती है तो इसको फिर हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहेंगे। इसी तरह से इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट है। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि दो ग्रुप के दरमियान अगर किसी बात पर जो है वो कशीदगी पैदा होती है तो उसको हम इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहेंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स है, ठीक है, उनके दरमियान में किसी बात पर कशीदगी पैदा होती है, एतराज़ ना इत्तेफाकी पैदा होती है, तो उसको फिर हम इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहेंगे। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो फिर वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसके भी हमारे साथ फिर अक़साम है, जिसमें हमारे साथ कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट भी आता है और डिस्ट्रप्टिव कन्फ्लिक्ट भी आता है। कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो फिली इन 1975 डिफाइन कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट एज अ विक्ट्री फॉर वन साइड एंड अ लॉस फॉर द अदर साइड। द गोल of each side are mutually incompatible, but the emphasis is on winning, not the defeat of the opponent. When one side has clearly won, competition is terminated. ठीक है, फिली ने 1975 में कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट की जो डेफिनेशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि इन्होंने जो है ये कहा था कि कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट ये कन्फ्लिक्ट की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें दो लोगों के दरमियान जिस बात पर तनाज़ा पैदा हुआ होता है तो दोनों पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस मकसद के लिए कि जो बात उन्होंने की है उस बात में जो है एक पार्टी जो है वो क्या है वो जो है उस बात को जो है साबित करे और जो उनका मौक़िफ़ होता है उसको जो है वो साबित करे और अपनी जो बात है, अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करे, अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर ले। ठीक है, तो फिली ने सिंपल अल्फाज में कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट की ये डिफिनीशन की थी कि ये असल में हमारे साथ गेम की तरह होता है जिसमें एक ग्रुप ने जो है हारना होता है और दूसरे ग्रुप ने जो है जीतना होता है। और इस कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट्स में दोनों ग्रुप का जो बुनियादी मकसद होता है वो सिर्फ विनिंग करना नहीं होता बल्कि अपने अपोनेंट को जो है उनको हराना नहीं होता बल्कि अपने जो गोल्स है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करना होता है। ठीक है, या दूसरे बंदे से अपनी बात को मनवाना होती है। ठीक है, और इसी तरह से कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट की जो इख्तिताम है वो तब होती है जब फैसला हो जाता है कि एक पार्टी जो है वो जीत गई है, अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो गई है और दूसरी जो पार्टी है वो नाकाम हो गई, तो इसको कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रप्टिव कन्फ्लिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रप्टिव कन्फ्लिक्ट जो है ये कम्पिटिटिव कन्फ्लिक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें जो दो लोगों के दरमियान या दो पार्टीज़ के दरमियान जो तनाज़ा पैदा हुआ होता है तो वो इस तनाज़े को हल करने के लिए जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म करने के दर पर होते हैं और जो पार्टीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने जो अपोनेंट है, अपने जो मुखालिफिन है उसको जो है हराए। ठीक है, तो इस पर जो है उनका ज़्यादातर क्या होता है, फोकस होता है। तो डिस्ट्रप्टिव कन्फ्लिक्ट्स क्या है, डिस्ट्रप्टिव कन्फ्लिक्ट इन कंट्रास्ट डज नॉट फॉलो एनी म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स एंड डज नॉट
emphasizes winning. The parties involved are engaged in activities to defeat or eliminate the opponent. This type of conflict takes place in an environment charged with fear, anger and stress. ठीक है, अब जब डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो पार्टीज़ इसमें शामिल होते हैं तो ये पार्टीज़ जो है एक दूसरे को हराने के दर पर होते हैं, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म करने के दर पर होते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है तो वो इन्वायरमेंट भी फिर एक खौफनाक मंजर पेश करता है, जिसमें जो अपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के आलम में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ बेनिफिशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ हद तक उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित होती है। कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो इंक्रीज क्रिएटिविटी बाय एक्टिंग एज अ स्टिमुलस फॉर डेवलपिंग अ न्यू आइडियाज़ और आइडेंटिफाइंग मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब कोई शख्स जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करता है, कोई बंदा जो है किसी मसले को फेस करता है, किसी प्रॉब्लम जो है कोई प्रॉब्लम जो है उनको दरपेश आती है, तो इससे क्या होता है, इससे उस बंदे की जो मेंटलिटी है उसमें जो है क्या होता है, उसमें इजाफ़ा होता है और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसमें इजाफ़ा होता है और इस तरह से होता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करता है, वो तख्लीकी सोचता है। ठीक है, वो क्रिएटिव थिंकिंग करता है और ये प्रॉब्लम्स, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको क्या करता है, इनकरेज करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने जहन में जो है नए आइडियाज़ को पैदा करे और नए तरीके जो है वो ढूंढे जिसके ज़रिए वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट आल्सो हेल्प people recognizing legitimate differences within the organization and serve as a powerful motivator to improve performance and effectiveness as well as satisfaction। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ पावर्स मिले हुए होते हैं तो वो इन पावर्स के ज़रिए क्या करते हैं, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को इनकरेज करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं मोटिवेशन के ज़रिए और इसी तरह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन इसेंशियल स्किल फॉर द मैनेजर एंड इंडीड ऑल नर्सेज, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अलाउइंग conflicts to make worse and remain unresolved demoralize the manager's effectiveness and can result in dissatisfied staff and turnover। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज करना है इसके बारे में या इसके हवाले से जितने भी स्किल्स हैं तो इन स्किल्स का मैनेजर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह से तमाम नर्सेस के साथ जो है ये स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेंगे और फिर उसको हल किए बगैर छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो मैनेजर की जो इफ़ेक्टिवनेस है, ठीक है, और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो डीमोरलाइज होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर जितने भी स्टाफ उनके अंडर काम करते हैं तो वो भी फिर डिससेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, वो फिर सेटिस्फाई नहीं रहते। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द अदर हैंड लीड टू बेटर outcomes both with the immediate situations and encourage the manager to resolve conflicts in the future। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी तरफ मैनेजर जो है वो मुख्तलिफ मसाइल को क्या करता है, उसको हल करने की कोशिश करता है और उसको हल करता है तो इससे फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और इसके साथ साथ फिर वो मैनेजर जो है मज़ीद फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम उनको दरपेश आता है तो वो फिर उसको सॉल्व करने की मुकम्मल कोशिश करता है।
काजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट की काजेज़ की कि कन्फ्लिक्ट जो है कशीदगियाँ जो है या तनाज़े जो है तनाज़ात जो है ये क्यों पैदा होते हैं, किस वजह से पैदा होते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है। तो सबसे जो पहली वजह है कॉन्फ्लिक्ट के पैदा होने की वो है पुअर मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजर है, उसको चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता, ठीक है, उसको जो है रिसोर्सेज के मुताबिक जो है चीज़ों को प्लान करना नहीं आता और जितने भी प्रोसेसेस है उसको जो है रिसोर्सेज के मुताबिक वो चलाने नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो मैनेजमेंट है, वो जो मैनेजमेंट स्किल है उस मैनेजर के साथ वो बहुत ज़्यादा क्या है, नाकाफ़ी है, इनसफिशेंट है। तो इस वजह से फिर क्या होती है, इस वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कशीदगियों का, बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो पहली वजह जो कन्फ्लिक्ट की है वो है पुअर मैनेजमेंट। इसी तरह से अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि लोगों के साथ जो है आप सही तरीके से पेश नहीं आते और आपका जो रवैया होता है लोगों के साथ या आपके अंडर काम जो कर रहे होते हैं उनके साथ वो नाकाबिल बर्दाश्त रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है। तो इससे फिर मैनेजर और स्टाफ के दरमियान कशीदगियाँ पैदा होती है। इसके साथ साथ अनक्लियर जॉब रूल्स, ठीक है, आपको जो है जॉब्स के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में आपको इल्म ना हो और उसके बारे में आपको मालूमात ना हो, तो इस वजह से फिर आप जो है आपसे बार बार जो है रूल्स जो है वो फिर आप उसको तोड़ेंगे, ठीक है, रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा तनाज़ात के पैदा होने का खदशा होता है। इसके अलावा इनएडिक्वाइट ट्रेनिंग। अगर आपके साथ ट्रेनिंग नहीं है, आपके साथ स्किल्स नहीं है, तो फिर आप सही तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और इस वजह से फिर आपको जो है मैनेजर से भी सुननी पड़ेगी और दूसरे लोगों से भी सुननी पड़ेगी ग्रुप में। तो इस वजह से इससे भी फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स के पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता ना हो कि किस तरीके से मैंने बात करनी है, किस लहजे में मैंने बात करनी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है और इसको क्या कहते हैं, पुअर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा पुअर वर्क एनवायरनमेंट। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अगर उस एरिया का एनवायरनमेंट जो है वो ठीक ना हो, आपके लिए सूटेबल ना हो और आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी फिर आपके साथ उस एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे होते हैं तो उनका फिर आपके साथ जो है मुख्तलिफ़ बातों में कशीदगियाँ उनकी आपके साथ पैदा होगी, तनाज़े पैदा होंगे और वो आपके साथ डिसएग्री करेंगी। इसके अलावा लेक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर तमाम लोगों को जो है प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, बराबर उनको मौके नहीं मिलते, तो इससे भी आपस में जो है कशीदगियाँ पैदा होती है। इसके अलावा अगर आप मजाक उड़ाते हैं या हैरेसमेंट करते हैं तो इससे भी कशीदगियों का पैदा होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। Conflict process model. Several authors have proposed models for examining conflict. Pond in 1967, Philly 1975, and Thomas 1976. All follow a generalized format for examining conflicts. These methods provide a framework that help explain how and why conflicts occur and ultimately how one can minimize conflicts or resolve it with the least amount of negative outcomes. Conflict and its resolution develop according to a specific process. ठीक है, कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल। कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए आपको ये बताया जाता है कि कन्फ्लिक्ट्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अब एक मसला है, ये अब एक प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जो है लोगों के दरमियान कशीदगियाँ पैदा हो सकती है। तो इस मॉडल में आपको ये बताया गया है कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि कशीदगी पैदा हो गई है या लोगों के दरमियान जो है वो किसी बात पर तनाज़ा हो गया है। तो इसके बारे में आपको जो बताने के लिए मुख्तलिफ जो मॉडल है वो पेश किए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक्सप्लेन करेंगे और क्यों करेंगे, तो इसके बारे में भी जो है आपको बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
दिस प्रोसेस बिगेन विद सर्टन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब हमारे साथ जो कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल है तो इसकी शुरुआत जो है पहले से मौजूद कुछ ऐसे कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन के होने से ही इस प्रोसेस की क्या होती है, शुरुआत होती है। और उस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कंडीशन कहते हैं। एंटीसीडेंट कंडीशन मतलब ऐसे हालात जो कि कशीदगियों को हवा देती है, जो तनाज़े है उसको पैदा करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको एंटीसीडेंट कंडीशंस कहते हैं। सो द पार्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फीलिंग्स or perceptions about the situation, perceive or feel conflict which initiate behavior and conflict is exhibited। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसे हम एंटीसीडेंट कंडीशन कहते हैं, तो इस कंडीशन में जो पार्टीज़ होते हैं तो वो उनके जो फीलिंग्स और उनके परसेप्शन जो सिचुएशन के हवाले से होती है तो वो जो है अजीब व गरीब हो जाती है। उसमें जो है एक दूसरे के लिए जो है डिसएग्रीमेंट पैदा हो जाती है, एक दूसरे के लिए जो है नाइत्तेफाकी नाराज़गियाँ पैदा हो जाती है, और इसी तरह से ये फीलिंग्स वगैरह जो है उनके बिहेवियर में आना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से जो तनाज़ा है वो पैदा हो जाता है। द कन्फ्लिक्ट इज़ इधर रिजॉल्व, तो या तो फिर उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया जाता है या उसको जो है उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, और जो आउटकम होते हैं उसके नतीजे में फिर नए एटीट्यूड और फीलिंग जो है वो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो फिर पैदा होती है। कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल। अब हमारे साथ जो कन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल है तो सबसे पहला जो हमारे साथ सिचुएशन की शुरुआत होती है तो वो एंटीसीडेंट कंडीशन से होती है। एंटीसीडेंट कंडीशन का मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन जो कि मसाइल को पैदा करने के लिए क्या करती है, एज अ ब्रिज काम करती है, ठीक है, और मसाइल को पैदा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको कहते हैं एंटीसीडेंट कंडीशन। तो एंटीसीडेंट कंडीशन के पैदा होने के बाद फिर जो पार्टीज़ होते हैं वो कन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह से फिर वो कन्फ्लिक्ट को फिल करते हैं, फिर उनके बिहेवियर में उस कन्फ्लिक्ट के असरात आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर दोनों पार्टीज़ कोशिश करते हैं कि वो उस तनाज़े या वो प्रॉब्लम्स को जो है वो फिर क्या करे, सॉल्व करे, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर जो आउटकम है वो देखा जाता है। एंटीसीडेंट कंडीशन। एंटीसीडेंट कंडीशन कैसे कहते हैं? एंटीसीडेंट कंडीशन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कन्फ्लिक्ट। एंटीसीडेंट कंडीशन प्रोपेल अ सिचुएशन टुवर्ड कन्फ्लिक्ट। इन नर्सिंग एंटीसीडेंट कंडीशंस इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, एंटीसीडेंट कंडीशन का मैंने आपको बताया कि ये वो कंडीशन होते हैं जिसके ज़रिए कन्फ्लिक्ट्स कि या जो तनाज़े होते हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, मज़ीद कशीदगियाँ जो है पैदा होती है। मतलब कशीदगियों को मज़ीद बढ़ाने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कंडीशन, वो एंटीसीडेंट कंडीशन है। ठीक है, एंटीसीडेंट कंडीशन जो है ये क्या करती है, ये हालात को जो है कशीदगियों की तरफ धकेलती है। मतलब अगर कोई मसला दरपेश आया है तो इस मसले को फेस करने के लिए कुछ ऐसे लोग जो है वो सामने आ जाते हैं जो कि उस मसले को मज़ीद जो है पेचीदा कर देते हैं, और इस वजह से लोगों के दरमियान जो है कशीदगियाँ पैदा हो जाती है। अब नर्सिस के हवाले से अगर हम बात करें और नर्सिंग फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो नर्सिंग फील्ड में हमारे साथ जो एंटीसीडेंट कंडीशन पेश आते हैं तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इनकम्पैटिबल गोल्स का होना। ऐसे गोल जो कि रियलिस्टिक नहीं होते, जो कि मेजरेबल नहीं होते और जिसको अचीव करना नामुमकिन होता है। तो अगर ऐसे गोल्स जो है आप नर्सिस को क्या करें, नर्सिस को प्रेजेंट करें तो नर्सिस तो बेचारे उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि गोल जो है वो अनरियलिस्टिक है, वो कंपैटिबल नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, तो उन नर्सिस को फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर चार्ज नर्स जो है उनको सुनाते हैं, और इसी तरह से चार्ज नर्स और जो स्टाफ नर्स है इनके दरमियान फिर कशीदगियाँ पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनकम्पैटिबल गोल। इसी तरह से डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ एंड बिलीव। नर्सिस के लिए, नर्सिंग जो स्टाफ है उनके लिए वैल्यूज़ एंड बिलीव जो है वो अलग है, और इसी तरह से वो जिस पेशेंट को डील कर रहे हैं उनके वैल्यूज़ और बिलीव जो है वो अलग है। तो अगर नर्सिस जो है वो अपने पेशेंट की वैल्यूज़ एंड बिलीव का ख्याल ना रखे और वो सिर्फ अपने वैल्यूज़ और बिलीव को देखते हुए केयर दे अपने पेशेंट को, तो इसकी वजह से
पेशेंट की जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें कशीदगी पैदा होगी। इसके अलावा टास्क इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के साथ बाज़ ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें नर्स जो है वो चाहता है कि वो इस काम को बज़ाते ख़ुद करे और कोई जो है इनके साथ जो है वो ना हो या इनकी मदद ना करे या इनके साथ कोलैबोरेट ना करे, तो इस वजह से भी जो है कशीदगियाँ पैदा होती है। इसके अलावा अगर आपके जो रूल्स है वो अनक्लियर ना हो, ठीक है, या एम्बिगुअस हो, तो इससे कशीदगियाँ पैदा होती है। अगर आप जो है कंपटीशन करता है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से कशीदगियाँ पैदा होती है। और अगर आप जो है फ़र्क करते हैं दो लोगों के दरमियान, तो इससे भी लोगों के दरमियान भी और स्टाफ और पेशेंट के दरमियान भी कशीदगियाँ पैदा होगी, ठीक है। परसीव एंड फील्ड कन्फ्लिक्ट। परसीव एंड फील्ड कन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है? परसीव एंड फील्ड कन्फ्लिक्ट्स अकाउंट फॉर द कन्फ्लिक्ट दैट मे अकर व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व व्यू सिचुएशंस from different perspective, when they misunderstood each other position or when position are based on limited knowledge, is called perceive and felt conflict. Perceive and felt conflict usually ये ऐसे conflict होते हैं जिसमें जो दो पार्टीज होती है, तो वो जिस प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, तो हर एक पार्टी जो है वो अपनी नज़र से उस प्रॉब्लम को देखती है और इसी तरह से वो दोनों पार्टी जो है उस सिचुएशन के लिए जो है उसकी जो परसेप्शन होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है और इसी तरह से वो फिर एक दूसरे की जो पोजीशन है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या दोनों की जो पोजीशन है वो जो है लिमिटेड नॉलेज के बेस पर होती है, तो इस वजह से उनके दरमियान कशीदगियाँ जो है पैदा हो जाती है। परसीव कन्फ्लिक्ट्स रेफर टू ईच पार्टी परसेप्शन ऑफ अदर पोजीशन। परसीव कन्फ्लिक्ट्स से मुराद ये है कि इसमें जो दोनों पार्टीज़ होते हैं, तो वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के पोजीशन के बेस पर जो है वो तनाज़ा का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक कहता है कि मेरी पोजीशन जो है आपसे अच्छी है और दूसरा कहते हैं कि नहीं हमारी पोजीशन आपसे अच्छी है, तो इस बेस पर जो है वो क्या हो जाती है, तनाज़े का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से जो फील्ड कन्फ्लिक्ट है, तो फील्ड कन्फ्लिक्ट रेफर टू द नेगेटिव फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। It is characterized by mistrust, hostility and fear. फील्ड कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ होते हैं उनके दरमियान एक दूसरे के लिए जो मनफी ख्यालात होते हैं या जो मनफी जज्बात होते हैं, तो इससे जो पेचीदगियाँ या कशीदगियाँ पैदा होती है, तो इसको कहता है फील्ड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पार्टीज़ जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे को जो है गुस्से की नज़र से देखते हैं और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ दिस प्रोसेस वर कंसीडर दिस सिचुएशन, ये एक एग्जांपल है, इसको आप फिर ख़ुद देख लीजिए, ठीक है। सिंपल अल्फाज में बताया गया है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। कन्फ्लिक्ट बिहेवियर, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट बिहेवियर की। कन्फ्लिक्ट बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम द पार्टीज परसीव और फील्ड कन्फ्लिक्ट बिहेवियर में भी ओवर्ट और कोवर्ट। कन्फ्लिक्ट बिहेवियर से मुराद ये है कि जब आप तनाज़े का शिकार हो जाते हैं, जब आप कशीदगियों में पड़ जाते हैं, तो कशीदगियों में पड़ने के बाद, तनाज़े का शिकार होने के बाद आपके रवैये में भी, आपके बिहेवियर में भी उन तनाज़ों, उन कशीदगियों का जो असरात है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट बिहेवियर। इसी तरह से जो बिहेवियर है ये हमारे साथ ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट बिहेवियर में टेक द फॉर्म ऑफ एग्रेशन, कंपटीशन, डिबेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर ओवर्ट बिहेवियर जो है कन्फ्लिक्ट के दौरान लोग जो है ओवर्ट बिहेवियर को शो कर रहे हैं, तो इसमें जो पार्टीज़ है या तो वो गुस्से का मुजाहरा करेंगे, एक दूसरे पर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, या एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करेंगे जिसमें एक को ने जो है हारना होगा और दूसरे ने जीतना होगा, या दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है टेबल के लिए बैठेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जबकि कोवर्ट बिहेवियर में एक्सप्रेस बाय अ वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्टिक्स सच एज कैपिगॉइटिंग, अवॉइडेंस एंड एपैथी, ठीक है। जबकि कोवर्ट बिहेवियर ये हमारे साथ एक ऐसी बिहेवियर होती है जिसमें जो दो पार्टीज़ होते हैं जिनके दरमियान तनाज़ा
पेश आया हुआ होता है तो वो दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जो कि हकीकत नहीं होती। स्केपगॉटिंग से मुराद इल्ज़ामात लगाना, ठीक है, एवॉइड करना एक दूसरे को, और एपैथी से मुराद ये है कि वो उस मसले को सॉल्व करने में किसी किस्म की दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करते। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है, और बहुत सिंपल अल्फाज में ये लेक्चर जो है आपके लिए तैयार किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आसानी से आएगी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और सप्रेस, फिर हमारे साथ जो अगला स्टेज होता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो वो है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और सप्रेस। या तो जो कशीदगी है, जो तनाज़ा पेश आया है, या वो तनाज़ा ख़त्म होगा, हल होगा, वो कशीदगी ख़त्म होगी, या वो जो है उस कशीदगी को सप्रेस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस कन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व और सप्रेस, ठीक है। Resolution occur when a mutually agreed upon solution is arrived at and both parties commit themselves to carrying out the agreement, ठीक है। अब रेजोल्यूशन कब वजूद में आती है, रेजोल्यूशन तब वजूद में आती है जब दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो कशीदगी आई थी तो उस कशीदगी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो हल निकाला हुआ हो, तो उस हल पर दोनों पार्टी जो है वो इत्तेफाक करते हो, उस पर जो है वो राज़ी हो, एग्री हो, और वो उस एग्रीमेंट का पूरा पास रखते हो, तो तब जो है हमारे पास उस कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन जो है वजूद में आती है। इसके अलावा सेपरेशन आकर सेपरेशन तब होती है जब वन पर्सन और ग्रुप डिफीट द अदर, जिसमें एक बंदा जो है वो क्या करता है, दूसरे ग्रुप को क्या करता है, उसको डिफीट करता है, उसको शिकस्त देता है, ठीक है। और सिर्फ जो जीतने वाला ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो उस बात पर क्या करता हो, वो एग्रीमेंट करता हो, एग्री हो, जबकि जो दूसरा हारने वाला बंदा हो तो वो उस बात पर जो है मुत्तफिक ना हो, तो इसको कहते हैं सेपरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है वो है आउटकम। द आउटकम इफेक्ट हाउ कन्फ्लिक्ट विल बी एड्रेस्ड बाय द पार्टीज इन द फ्यूचर, ठीक है। आउटकम्स जो है ये असल में जो कन्फ्लिक्ट्स है अगर ये फ्यूचर में दोबारा से पेश आते हैं, दरपेश आते हैं, तो इसके लिए पार्टीज जो है क्या राह अमल इख्तियार करेंगे, तो आउटकम के ज़रिए जो है हम ये देखते हैं। द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ टू मैनेज द इशू इन अ वे दैट विल लीड टू अ सोल्यूशन वेयर बोथ पार्टीज आर सीइंग themselves as a winner and the problem is solved, ठीक है। इसी तरह से जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है किसी भी किस्म के इशू को मैनेज करने के लिए वो ये है कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएं, एक ऐसा राह अमल इख्तियार करें जिसमें दोनों जो मुखालिफ पार्टीज़ है वो दोनों मुखालिफ पार्टीज़ जो है वो ख़ुद को क्या करते हो, विनर महसूस करते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मसला हमारे साथ फिर हल हो जाएगा। दिस लीव अ पॉजिटिव आउटकम दैट विल अफेक्ट future relation and influence feeling and attitude. Conflict management. The following are basic rules on how to mediate a conflict between two or more parties. दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करने के लिए कुछ बुनियादी रूल्स है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है मुख्तलिफ जो कशीदगियाँ होती है उस पर फिर आप आसानी से काबू पा सकते हैं। पहला रूल क्या है, प्रोटेक्ट ईच पार्टी सेल्फ रिस्पेक्ट, डील विद अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज नॉट पर्सनैलिटीज़, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की वो ये है कि जो पार्टीज़ होती है, जो दो पार्टीज़ के दरमियान तनाज़ा आया हुआ होता है तो दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, ठीक है। और इसी तरह से जो मसाइल है उस पर डिस्कशन करें, ना कि पर्सनल हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर हमारे साथ जो दूसरा रूल है वो ये है कि डू नॉट पुट ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम ऑन द पार्टिसिपेंट। कोई भी जो है दूसरे बंदे को जो है वो ब्लेम ना करे और उनको जो है ज़िम्मेदार ना ठहराए किसी भी किस्म की मसले
के लिए कि ये मसला जो है इस बंदे की वजह से जो है दरपेश आया है, बल्कि द पार्टिसिपेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट उन पार्टीज़ में होते हैं तो उनका जो वाहिद काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि उस प्रॉब्लम के लिए हल निकालना, हल ढूंढना होता है। फिर जो तीसरा हमारे साथ रूल है वो है एलो ओपन एंड कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट। हर पार्टिसिपेंट जो है वो कुल के जो है प्रॉब्लम पर जो है वो डिस्कशन करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी जो तजावीज़ है वो पेश करे। ठीक है, इसी तरह से मेंटेन इक्विटी इन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पार्टी प्रेजेंटेशन। जितनी भी पार्टीज़ प्रेजेंटेशन दे रही हो तो हर पार्टी जो है उसको जो है बराबर टाइम दिया जाए और उनको जो है अटेंशन के साथ सुना जाए। ठीक है, इसके साथ साथ इनकरेज फुल एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स इन एन एक्सेप्टिंग एटमोसफियर। द नोविस मीडिएटर टेंड टू डिस्करेज एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, इसी तरह से जो है तमाम पार्टीज़ को जो है ये मुकम्मल आज़ादी हो कि वो अपने जो पॉजिटिव, जो मस्बत और जो मनफी ख्यालात है उसको जो है प्रॉब्लम के हवाले से वो दूसरों के साथ शेयर करें। और आप में सबसे जो अच्छा बंदा होता है वो होता है जो कि जो डिसएग्रीमेंट की जो बातें होती है या अलामात होती है उसको जो है डिस्करेज करता हो और लोगों को जो है इनकरेज करते हो किसी ना किसी सलूशन पर। ठीक है, make sure both parties listen actively to each other words. One way to do this is to ask one person to summarize the other person comments before starting her or his own। ठीक है, इसके अलावा जो छठा रूल है, ठीक है, वो ये है कि दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि वो एक दूसरे की जो बातें हैं उसको गौर से सुने और उसको जो है समराइज़ करें। तो इससे जो है दोनों पार्टीज़ को ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, मेरी बात को जो है सबने गौर से सुनी हुई है। तो ये वो रूल्स रेगुलेशन है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसके ज़रिए आप आसानी से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उस पर आप काबू पा सकते हैं। अब आ जाते हैं फ़िली स्ट्रेटजीज़ की तरफ से। फ़िली स्ट्रेटजी ने जो है फ़िली ने जो है 1975 में कुछ तरीके जो है उसको पेश किए थे जिसके ज़रिए उन्होंने बताया था कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो फ़िली इन 1975 आइडेंटिफाइड 3 बेसिक स्ट्रेटजीज़ फॉर डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग टू द आउटकम के मुताबिक हम कन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ 3 बुनियादी तरीक़ों से डील कर सकते हैं। जिसमें जो पहला तरीका है वो है वेन लॉस स्ट्रेटजी, दूसरा तरीका जो है लास्ट लॉस स्ट्रेटजी और तीसरा तरीका जो है वो विन विन स्ट्रेटजी है। ठीक है, विन लॉस स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्ट्रेटजी होती है, वो तरीका, वो टेक्निक होता है जिसमें एक पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या होती है, दूसरी पार्टी पर बरतरी हासिल कर लेती है, अपनी जो अथॉरिटी पावर उनके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए और जो दूसरी पार्टी है तो उसको जो है हार का सामना करना पड़ता है। इसमें जो फोर्सिंग कंपीटिंग टेक्निक्स है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जिसके बेस पर विन लॉस कंपटीशन होती है, जिसमें एक पार्टी ने जीतना होता है और दूसरी पार्टी ने लॉस करना होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा टेक्निक या स्ट्रेटजी है वो है लॉस लॉस स्ट्रेटजी। लॉस लॉस स्ट्रेटजी में क्या होता है, लॉस लॉस स्ट्रेटजी में दोनों पार्टी जो है वो नाकाम हो जाती है और दोनों पार्टी जो है वो ऐसे आउटकम, ऐसे रिज़ल्ट पर जो है उनका इत्तेफाक करना पड़ता है जिससे दोनों को जो है किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचता बल्कि दोनों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए तो इसको लॉस लॉस स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी स्ट्रेटजी है उसको विन विन स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें जो मेन फोकस होता है वो गोल्स पर होता है और ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो इस बात को दी जाती है कि हमारे साथ जितने भी नीड्स हैं उन नीड्स को जो है मुकम्मल तौर पर इक्वली जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए और दोनों पार्टीज़ में जो है इक्वल अमाउंट में जो है उसको तकसीम कर दिया जाए, जिससे दोनों पार्टीज़ को जो है इक्वल जो है उनको फ़ायदा पहुंचता है और इसी तरह से जो कन्फ्लिक्ट होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है और दोनों पार्टी जो है वो विनर होती है, कोई भी पार्टी जो है वो लूज़ नहीं कहलाती। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है तो इसको विन विन
विन स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्ट्रेटजीज़ है उसमें हमारे साथ कन्फ्रंटेशन आती है, ठीक है। इसी तरह से निगोशिएशन हो गई, इसी तरह से कोलैबोरेशन हो गई, कंप्रोमाइजिंग हो गई, कंपीटिंग हो गई और एकमोडेटिंग हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कन्फ्रंटेशन से। कन्फ्रंटेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स for resolving conflict. This is a problem oriented technique in which the conflict is brought out into open and attempts are made to resolve it through knowledge and reasons. The goal of this technique is to achieve win-win solutions. The fact should be used to identify the problem. The desired outcome should be explicit. ठीक है। कन्फ्रंटेशन ये हमारे साथ एक ऐसी टेक्निक है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, ठीक है। अब जो कन्फ्रंटेशन प्रोसेस होता है, कन्फ्रंटेशन टेक्निक होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टीज़ होते हैं वो जिस तनाज़े को फेस कर रहे होते हैं, जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को जो है टेबल पर लाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं और उसके लिए जो है एक प्रॉपर सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये सलूशन जो है वो अपनी नॉलेज और रीज़न के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो कन्फ्रंटेशन टेक्निक है, इसको यूज़ करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि दोनों पार्टीज़ जो है वो विन करे, दोनों पार्टी जो है वो विन विन सलूशन को जो है अचीव करे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इसमें जो पार्टीज़ है वो क्या करेंगे, फैक्ट्स को यूज़ करेंगे, जो असल इंफॉर्मेशन है उसको जो है पेश करेंगे और इसी तरह से इस का जो रिज़ल्ट होता है वो भी क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टेक्निक है वो है निगोशिएशन। निगोशिएशन इन्वॉल्व गिव एंड टेक ऑन वेरियस इश्यूज अमंग्स द पार्टीज़। इट पर्पस इज़ टू अचीव एग्रीमेंट even though consensus will never be reached. Therefore, the best solution is not often achieved. Negotiation often become a structured formal procedure as in collective bargaining. However, negotiation skills are important in arriving at an agreeable solution between any two parties. ठीक है। निगोशिएशन से मुराद क्या है? निगोशिएशन से मुराद बातचीत करना। आप जो है किसी चीज़ को क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जिसमें आप जो है ले देकर जो मसाइल होते हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ बातें जो है आप दूसरे अपोनेंट पार्टी की मानते हैं और कुछ बातें जो है वो आपकी मान लेते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की बातें मानकर जो मसाइल होते हैं उसको क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं और मसाइल को हल किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं निगोशिएशन। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी टेक्निक है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसे कहते हैं? कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि मिलजुल कर एक प्रॉब्लम को जो है उसको हल किया जाए और प्रॉब्लम पर जो है डिस्कशन की जाए, जिसमें तमाम लोग जो है वो अपना पूरा हिस्सा डालते हैं और अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, जो क्रिएटिव परसेप्शन होती है उसको जो है ग्रुप में पेश करते हैं और उन परसेप्शन, उन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए मिलजुल कर मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कोलैबोरेशन कहते हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को जो है डिफीट नहीं किया जाता, ना ही किसी पार्टी को जो है हारने का सामना करना पड़ता है, बल्कि बाहमी इत्तेफाक करते हैं कोलैबोरेशन में। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ इज़ यूज टू डिवाइड द रिवार्ड्स बिटवीन द बोथ पार्टीज़। कंप्रोमाइज़ को जो है हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि जो रिवार्ड्स होते हैं उसको हम दोनों पार्टीज़ में बराबर क्या कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से फिर किसी भी पार्टी को किसी किस्म का जो है वो गिला शिकवा नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्रोमाइज़ कहते हैं। फिर इसी तरह से कंपीटिंग है। कंपीटिंग में एक बंदा जो है वो क्या करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी जोर लगाता है कि वो दूसरे बंदे को जो है क्या करे, उसको compete करे, उसको जो है हराए और ख़ुद जो है जीते और अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करे। तो इस टेक्निक को कहते हैं कंपीटिंग। और इसी तरह से हमारे साथ एकमोडेटिंग है, जिसमें
क्या होता है? accommodating is an unassertive cooperative tactic, एक cooperative tactic है यूज when individual neglect their own concern, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, जो एक पार्टी होती है, वो अपनी बात को छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी के लिए वो क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको जो है उसका जो मसला है वो हल हो जाए, तो इसको कहते हैं accommodating। ठीक है। अदर लेस इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इज़, इसमें हमारे साथ अवॉइडिंग आता है, विड्रावल आता है, स्मूथिंग आता है और फोर्सिंग आता है। अवॉइडेंस में क्या होता है? अवॉइडेंस में जो पार्टीज़ होते हैं तो वो अपने पार्टीज़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं उसको परेशानी से बचाने के लिए जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं तो उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ विड्रावल है। विड्रावल में क्या होता है? विड्रावल में भी इसी तरह से होता है। इसके अलावा स्मूथिंग हो गए, फोर्सिंग हो गए। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम कॉन्फ्लिक्ट को जो है काबू में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 8 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।